हाय एवरीवन, दिस इज राजेश यादव। आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, चाहे वो केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां पर जितने भी आपके सामने डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, यूपी टीजीटी, इन सभी में पूछे जाने वाले लिटरेचर और ग्रामर को मैं आपके सामने इस डिवाइन टीचिंग यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट करूंगा। यानी जितने भी शिक्षण परीक्षाएं हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी आपके सामने कंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, उन सभी को मैं यहां पर प्रेजेंट करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में 15 दिसंबर 2023 को पूछा गया है, वह प्रीवियस क्वेश्चंस में डील करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो यहां आप देखते रहिए और कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको पूछते रहेंगे। 15 दिसंबर 2023 के सभी प्रश्न आपके सामने यहां पर मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसको आप समझते रहें। रेडी में? तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और मैंने यहां आपको बताया कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं किसका भाई, बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है ये। बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यह 11 to 12 का पेपर है जिसमें 45 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से पूछे गए हैं। उन सभी 45 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन विद वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, मेटिकुलस प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आप लोग देखेंगे और यहां पर एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का अथक प्रयास करूंगा। तो सिस्टमैटिक तरीके से कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो उसको आप लोग देखते रहेंगे। और यहां पर मैं आपके लिए पता है क्या करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, द मॉन्स्टर ग्रेंडेल अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। एक चीज बताना चाहूंगा, क्वेश्चंस को समझिए। और यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो मॉन्स्टर ग्रेंडेल है एक कैरेक्टर है, ये आपके सामने पोएम्स लिखे गए, उसमें से किसी एक पोएम का वो कैरेक्टर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग एंग्लो सैंक्शन इपिक पोएम बेवुल्फ के बारे में बात करते हैं, उसी में यह आपको मॉन्स्टर ग्रेंडेल मिलता है अलॉन्ग विद ड्रैगन एंड हिज मदर। तो यहां आपको यह समझना है कि इसका जो आंसर आएगा वह पता है क्या है, बेवुल्फ इज द करेक्ट आंसर। आप इस बात को ध्यानपूर्वक देखें और जहां भी दिक्कत आती है उसको आप पूछते रहें। ठीक है, और यहां पर मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस रखा हुआ है, और सिर्फ इस मोटिव से कि आप लोग इसको सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम लोग बेवुल्फ के बारे में बातें करते हैं तो इसमें आपको इतना तो जरूर न पता होना चाहिए, कि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सामने तो इसको प्रेजेंट ही करूंगा। जब ग्रेंडेल इज ए कैरेक्टर इन द एंग्लो सैंक्शन एपिक पोएम बेवुल्फ, he is one of the poem's 3 antagonists along with his mother and the dragon, all aligned in a position against the protagonist Beowulf. Are you getting? इसमें ध्यान रखना है कि the character of Grendel and his role in the story of Beowulf have been subject to numerous reinterpretations and reimaginations. अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया, अलग अलग तरीके से उसके बारे में कल्पनाएं की गई हैं ग्रेंडेल के बारे में। लेकिन ग्रेंडेल इज फियर्ड बाय ऑल इन योर रॉट बट बेवुल्फ हु किल्स बोथ हिम एंड हिज मदर। बेवुल्फ जो है वह क्या करता है भाई, आपने ये बताया कि ग्रेंडेल इज फियर्ड बाय ऑल इन योर रॉट बट बेवुल्फ हु किल्ड बोथ हिम एंड हिज मदर। तो यही आपको बेवुल्फ जो होता है क्या करता है भाई, उसको किल कर देता है, उसको और उसकी मां को। ठीक है, तो ये आपको मैं यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेंडेल जो है वह एंग्लो सैंक्शन इपिक पोएम बेवुल्फ का एक कैरेक्टर है। इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वह जो ग्रेंडेल है वन ऑफ द पोएम्स 3 एंटागोनिस्ट, जिसमें उसकी मां रहती है, ड्रैगन रहता है और आपका ग्रेंडेल रहता है, ऑल अलाइंड इन अ पोजीशन अगेंस्ट द प्रोटैगोनिस्ट बेवुल्फ। गेटिंग? प्रोटैगोनिस्ट जो यहां पर वर्ड आपके सामने लिखा गया है, इसका मतलब होता है एक तरीके से हम किसी भी चीज के बारे में जब बातें करते हैं
तो खास करके आपने देखा होगा कि उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग वन बाय वन सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करते हैं तो वह रोल जो प्ले करता है उसको हम लोग ना एक्टर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, हीरो भी बोल सकते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर बोल सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट को। तो वह आपका सेंट्रल एक कैरेक्टर रहता है और यहां पर इस कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेंडेल इज फियर्ड, यहां पर आप देखेंगे ग्रेंडेल जो है वह feared by all in Herod, but Beowulf who kills both him and his mother। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो कैरेक्टर ग्रेंडेल का है और उसका रोल इन द स्टोरी ऑफ बेओल्फ हैव बीन सब्जेक्ट टू न्यूमरस रीइंटरप्रिटेशन एंड रीइमेजिनेशन। तो ये अलग अलग तरीके से ये आपका बेओल्फ है, इसको आप लोग देखेंगे। और आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर और यहां आपको मैं प्रेजेंट करता हूं। Next question. The Owl and Nightingale had been written primarily for which one of the following classes of the audience? किस ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए The Owl and the Nightingale जो आपका एक तरीके से वर्क है उसको प्रेजेंट किया गया है, लिखा गया था, यह आपको बताना है। इंग्लिश नन्स को, women's recluses who had chosen the solitary life, या इंग्लिश क्वींस के लिए, या मोर देन वन ऑफ द एबव के बारे में बात कर रहे हैं। यह भी एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी प्रेजेंट करता हूं कि जो ये आपका ना पोएम है द आउल एंड द नाइटिंगेल इज अ 12th and 13th century मिडिल इंग्लिश पोएम detailing a debate between an owl and a nightingale as overheard by the poem's narrator। एक तरीके से जो डिबेट चल रहा है नाइटिंगेल और ना कोयल, और क्या नाइटिंगेल कोयल को बोलते हैं, और जो उल्लू है उसके बीच में, वहां पर ना जो नरेटर है पोएम का उसके द्वारा इन सारी चीजों के बारे में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें जो ऑल एंड द नाइटिंगेल है यह डील करता है विमेन रेक्लूसेस हु हैड चूजन सॉलिटरी लाइफ, जो एक तरीके से एकांत जीवन सिलेक्ट कर लिया है, उसके बारे में यह पोएम डील करता है। इट इज द अर्लीस्ट एग्जांपल इन मिडिल इंग्लिश ऑफ अ सोलिटरी फॉर्म नोन एज डिबेट पोएट्री। भी कई जगहों पर इसको नाम दिया गया है, कई जगहों पर इसको वर्स कॉन्टेक्स्ट का भी नाम दिया गया है। दिस पोएम शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिंग्विस्टिक, लिटरेरी एंड रिटोरिकल टेक्निक्स, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच बिकेम अ प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इंग्लिश वाज स्टिल वाइड स्प्रेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज फॉर पोएट्री इफ ओनली बर्लेस्क डिबेट के बारे में बात करते हैं। बर्लेस्क डिबेट का मतलब समझते हैं क्या? जहां पर एक तरीके से हम लोग कैरिकेचर या ट्रेवेस्टी या मॉकरी के बारे में बात करते हैं या पैरोडी के बारे में बातें करते हैं, वह बर्लेस्क होता है। क्या होता है भाई? बर्लेस्क होता है। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा वह आपका रेक्ल्यूस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल और नाइटिंगेल हैड बीन रिटन प्राइमरली फॉर विमेन रिक्ल्यूसेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ, या इस क्लास को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। यहां पर एक चीज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इस पर जहां भी दिक्कत हो तो प्लीज कीप रेजिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि द ऑल एंड द नाइटिंगेल इज अ 12th and 13th century मिडिल इंग्लिश पोएम, ठीक है। और यहां पर डिबेट पता है किसमें होता है? डिटेल प्रोवाइड किया गया है इसमें। अ डिबेट बिटवीन ऑल एंड नाइटिंगेल एज ओवरहर्ड बाय द पोएम्स नरेटर के द्वारा इसको सुना जाता है, जो डील करता है विद इन विमेन रिक्ल्यूसेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ। एक तरीके से वह औरतें जिसने मतलब एकांत का जीवन सिलेक्ट कर लिया है। इट इज द अर्लीस्ट एग्जांपल इन मिडिल इंग्लिश ऑफ लिटरेरी फॉर्म नोन एज डिबेट पोएट्री भी इसको बोलते हैं। इसको कई जगहों पे वर्स कॉन्टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और खास करके यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़ लेना आप लोग आगे। जैसे आफ्टर द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच बिकम प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज इन इंग्लैंड, और फ्रेंच वहां पर इंग्लैंड में एक तरीके से ना प्रमुख भाषा के तौर पर आता है, बट स्टिल इंग्लिश को इग्नोर नहीं किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यहां पर आपके ना
समक्ष पोएम्स का ना डिटेल दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पोएम हैड बीन रिटन एज एन एलोगोरिकल लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। जॉन ऑफ गाउंट की जो पहली वाइफ थी उसके डेथ पर एलोगोरिकल पोएम्स के बारे में बात कर रहा है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा पोएम है जिसको लिखा गया था। द बुक ऑफ द डचेस या द लीजेंड ऑफ गुड विमेन या ट्रायलस एंड क्राइस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर हम लोग एलोगोरिकल लैमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लिखा गया था डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट, वह पता है पोएम क्या था भाई? द बुक ऑफ द डचेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। जब भी हम लोग यहां पर बात करते हैं तो एक चीज को आप लोग जरूर सावधानी पूर्वक देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। गेटिंग? और वह यह है कि देयर इज अ गुड डील ऑफ एविडेंस बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दैट Chaucer wrote the book of Duchess to commemorate the death of Blanche, Duchess of Lancaster and wife of John of Gaunt। क्लियर? तो यह बुक आपका ना किसके द्वारा लिखा गया था भाई? यह आपका चौसर ने लिखा था, द बुक ऑफ डचेस टू कमोमेरेट द डेथ ऑफ ब्लैंकी। क्या ब्लैंकी थी भाई? डचेस ऑफ लैंकस्टर एंड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। तो इसके ना एक तरीके से कॉमेमोरेट किया गया था, कॉमेमोरेशन में लिखा गया था। और यहां पर आप उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूं, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। लेट्स हैव अ लुक। ये एक बार देख लीजिए। देयर इज अ गुड डील ऑफ एविडेंस बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दैट चौसर रोड द बुक ऑफ डचेस to commemorate the death of Blanche, Duchess of Lancaster, wife of John Gaunt। Getting? चलिए, तो आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम फिलिप लिप स्पैरो। एक बात बताना चाहूंगा, जब हम लोग फिलिप स्पैरो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें दो तीन चीजों को आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि नरेटर कौन था इस पोएम का, नरेटर कौन था। नरेटर के बारे में तो पहले बात करूंगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना फिलिप जो स्पैरो पोएम है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह जॉन स्केलेटन जो 1460 में जिनका जन्म हुआ था और वह जून 21 1529 को उनका डेथ हो जाता है लंदन में। द ट्यूडर पोएट ये हैं और आर्टिस्ट ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स whose reputation as an English poet of major importance was restored only in the 20th century, and whose individual poetic style of short rhyming lines based on natural speech rhymes rhythms has been given the name of skeletonics। तरीके से उनका जो राइटिंग्स था उसको नाम क्या दिया गया था? स्केलेटोनिक्स। तो इसको जॉन स्केलेटन ने लिखा था, लेकिन आपको यहां पर प्रश्न जो पूछ रहा है कि उसका नरेटर कौन है, तो आपको इसके बारे में पता हो जाना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेम ऑफ मॉर्जरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? देख लीजिए, यहां पर आपके आंसर दिख जाएगा, तो ये आपके सामने मैं आंसर रख देता हूं। ए इज द करेक्ट आंसर, डेम ऑफ मॉर्जरी। गेटिंग? नॉट विलियम थाइने या अर्ल ऑफ सोरे, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ही वाज द नरेटर, ही इज द नरेटर ऑफ द पोएम फिलिप स्पैरो। रेडी में? चलिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आपके सामने दूसरा फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। जॉन स्केलेटन born in 1460, died on June 21st जून 1529 इन लंदन। ये ट्यूडर पोएट और आर्टिस्ट सटायरिस्ट रहे हैं ये ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स, whose reputation as an English poet of major importance was restored only in 20th century, and whose individual poetic style जो रहा है वह short rhyming lines रहा है, जो natural speech rhythms पर एक तरीके से बेस्ड है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया, उनके राइटिंग्स को, इनके वर्क्स को स्केलेटोनिक। क्या नाम दिया गया भाई? स्केलेटोनिक।
तो ये इसी ना जॉन स्केलेटन का वो पोएम है फिलिप स्पैरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स स्पीक्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय सेल्फ परपेचुएटिंग ओलिगार्की। ओलिगार्की, मुझे लग रहा है कि ओलिगार्की शब्द के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो मैं बताना चाहूंगा कि ओलिगार्की का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय फ्यू पीपल, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय फ्यू पीपल। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, कहीं पर आप लोग लिख लेंगे। ओलिगार्की जो शब्द है, जहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ओलिगार्की जो शब्द है इसका मतलब होता है a form of government, a form of government ruled by few people, ruled by a few people। कुछ लोगों के द्वारा जहां पर शासन चलाया जाता है उसी को हम लोग ओलिगार्की कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओलिगार्की कहते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे प्लीज, वेट फॉर मोमेंट, वेट फॉर मोमेंट। और यहाँ पर हम आपके सामने जहां पर एक एक डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहे थे, वह आपके लिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड या इन प्रेज ऑफ फॉली या यूटोपिया के बारे में बातें करते हैं। एक तरीके से यह कह रहा है कि कंट्रोल बाय सेल्फ परपेचुएटिंग ओलिगार्की के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने रखा जाए तो आपको क्या आंसर देना है। अच्छा, एक वर्ड होता है, शायद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई, कैसे कोई शासन आना, कहां पर कुछ ही लोग शासन को गवर्न कर लेते हैं, इसके बारे में बात किया गया एक तरीके से। तो ये ऐसा वर्क है जो बात करता है ऐसे गवर्नमेंट के बारे में जो कुछ लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता हो, उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, विच वन ऑफ द वर्क्स। इसमें से यूटोपिया जो वर्क है यह बात करता है किसके बारे में, अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय अ सेल्फ परपेचुएटिंग ओलिगार्की के बारे में। यूटोपिया का मतलब होता है, ऐसे में इसका जो मीनिंग आपको बताना चाहूंगा वह बता देता हूं कि इसका मतलब होता है प्लेजरेबल वर्ल्ड, प्लीजेंट वर्ल्ड। किसके बारे में बात करते हैं? इसका मतलब होता है प्लीजेंट वर्ल्ड, ख्वाबों की दुनिया को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या भाई, प्लीजेंट वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रहेगा, किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? यानी जो आंसर इसका आएगा वो पता है क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी क्विक एंड बी फास्ट। इसका जो आंसर है वह आपका सी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग यूटोपिया कहते हैं। गेटिंग? तो ओलिगार्की शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और यहां पर हम देखते हैं द आयरन ऑफ लॉ ऑफ ओलिगार्की इज पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड बाय द जर्मन बॉर्न इटालियन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट माइकल इन हिज 1911 बुक पॉलिटिकल पार्टीज में। इन्होंने आयरन लॉ के बारे में बात करते हैं, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। एक तरीके से ये ना एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो डेवलप किया गया था ना रॉबर्ट माइकल के द्वारा इन हिज 1911 book Political Parties. It asserts that rule by an elite or oligarchy is inevitable as an iron law within any democratic organization as part of the tactical and technical necessities of the organization. Getting me? Next question I would like to present before all of you. Come, let me write. And to what end? To ease the worthened heart, how can words ease which are the glasses of the daily waxing care? इसमें से आपको बताना है the above verse has been in which one of the following poems? Astrophil and Stella, Arcadia, the 100th Sundry Flowers के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा यह पोएम जो है Come let me write and to what end? प्रश्न पूछ रहा है टू ईज द बर्थेंड हार्ट हाउ कैन वर्ड्स ईज विच आर। यहां पर इसका जो आंसर है वो एस्ट्रोफिल, यह आपका जो वर्स है ना एस्ट्रोफिल एंड स्टिला पोएम का है। उसी में किसके द्वारा लिखा गया है?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो पोएम है कम लेट मी राइट एंड टू व्हाट एंड, इट वाज रिटन बाय फिलिप सिडनी। किसके द्वारा लिखा गया था भाई? यह फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया था, जहां पर बात किया गया कम let me write and to what end to ease the burthened heart, how can words ease which are the grasses of thy daily vexing care, oft cruel fights well pictured forth do please, art not ashamed to publish thy disease, nay that may breed my fame, it is so rare, but with all wise men think thy words fond। ये एक ना फिलिप सिडनी के द्वारा ये ना एस्ट्रोफेल एंड स्टिला सोनेट 34 लिखा गया है, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। दिस वाज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर आपके स्क्रीन पर, और इस ये पोएम आपको मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ, देख लेंगे आप लोग, देखेंगे यह आपका एस्ट्रोफेल एंड स्टिला सोनेट 34 बाय सर फिलिप सिडनी के द्वारा इसको लिखा गया था। ये आपके सामने मैंने पोएम रखा हुआ है। देन बी दे क्लोज एंड नो नन शैल डिस्प्लेस, सो नन शैल डिस्प्लेस व्हाट एडलर थिंग देन स्पीक एंड नॉट बी हर्ड डॉट डॉट डॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आपके सामने हियर इन मे बी सीन नोबल क्यूवेलरी, इसको हम लोग ना शिवैलरी पढ़ते हैं। हियर इन may be seen noble chivalries, courtesy, humanity, friendliness, hardiness, love, friendship, cowardice, murder, hate, virtue and shame। ये जो लैंग्वेज लिखा गया the above observation constitutes the part of which one of the following works, आपको बताना है कि इनमें से किस ना वर्क का ये आपका एक तरीके से न पार्ट है। थॉमस मॉर्लिस ली मार्टी डी ऑथर, मैर्गरी कैम्प द बुक ऑफ मार्गरी कैम्पी रोल्स द कमांडेड के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, जिस वर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं, यह आपका ना थॉमस मॉर्ली ली मॉर्टी ग्राउडी का ये वर्क है। किसका ये वर्क है भाई? हैव यू हर्ड अबाउट थॉमस मॉर्ली मॉर्टी डी ऑथर? कितने लोग जानते हैं? थोड़ा सा मुझे बताएंगे कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट दिस ना? चलिए, ये थॉमस मॉर्लो ना लोरी के द्वारा ये लिखा गया है, ली मार्टी ऑथर। ठीक है, और ली मार्टी ऑथर जो हैं इज द 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रीवर्किंग बाय सर थॉमस मालोरी ऑफ टेललेस अबाउट द लेजेंडरी किंग आर्थर। ठीक है, जहां पर हम लोग बात करते हैं ली मार्टी डी ऑथर, तो 15th सेंचुरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रीवर्किंग है, और ये थॉमस मालोरी का एक ना टेल्स रहा है, उसी के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग इसकी शैली के बारे में बातें करें, जेनर के बारे में बातें करें, तो ये ना शिवैलरिक रोमांस पर बातें करते हैं। ये नोवेल फिक्शन, अलग अलग तरह की इनकी ना रचनाएं हैं, जहां पर ये अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर सर विडिवर, मॉडरेट, गैरिथ, एग्रेन, गुआइन, अलग अलग ये ना डायमेंशंस पर बातें करते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, ये आपका थॉमस मैलोरीज का जो ली मार्टी डी ऑर्थर जो है बुक, उसी का ये ना एक तरीके से प्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा मैं ली मार्टी डी ऑथर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि ली मार्टी डी ऑथर जो है ओरिजिनली रिटेन एज ली मार्टी डार्थर, एंग्लो नॉर्मल फ्रेंच फॉर द डेथ ऑफ आर्थर पर ये एक तरीके से ये लिखा गया था। वर्क इज ए 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रहा है,
reworking by Sir Thomas Malory of tales about the legendary King Arthur. ये जो किंग थे आर्थर, उनके बारे में ये एक तरीके से टेल्स हैं थॉमस मालोरी का। और एक चीज आपको यहां पर और जानकारी होनी चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं ली मॉर्टी डी आर्थर के बारे में, तो अपेरेंटली रिटेन इन प्रिजन एट द एंड ऑफ द मिडिवल इंग्लिश इरा, ली मॉर्टी आर्थर वाज completed by Mallory around 1470 and was published in printed edition in 1485 by William Caxton. कैक्सटन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। चलिए, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग गया होगा ना ली मॉर्टी डी आर्थर। अर्लियर इट वाज ली मॉर्टी ना डार्थुर, ये नाम था पहले, ठीक है। उसके बाद इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया, इसको बाद में अलग कर दिया गया, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप लोग देख लेंगे इसको, और ए इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग मी? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द बुक इन टाइटल द स्कूल मास्टर हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। यहां पर इलियट, सर थॉमस हॉबी या एस्चाम के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखें, जब हम लोग बात करते हैं द स्कूल मास्टर के बारे में, किसके बारे में? स्कूल मास्टर के बारे में। यहां पर ये जो लिखा गया था, यह आपका जो बुक है जिसका नाम था द स्कूल मास्टर, वह पता है किसके द्वारा लिखा गया था भाई? यह आपका द स्कूल मास्टर इज अ क्लासिक एजुकेशनल ट्रीटिस रिटन बाय द 16th सेंचुरी इंग्लिश स्कॉलर एंड टीचर रोजर एस्चाम। किसके द्वारा लिखा गया था? ये रोजर एस्चाम के द्वारा लिखा गया था, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1570। और ये जो बुक है, इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू टीचिंग एंड लर्निंग इन द रिनेसा इरा। यहां पर मैं आपको रोजर एस्चाम का फोटो भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा। ये 1570 में ना लिखा गया था ये बुक, और खास करके ये लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग के लिए एक तरीके से बेहतरीन गाइड है ये, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप, स्कूल मास्टर इज अ क्लासिक एजुकेशनल ट्रेटिस रिटन बाय द 16th सेंचुरी इंग्लिश स्कॉलर, जिनका नाम था, ये टीचर भी थे और स्कॉलर भी थे। ये 1570 में इसको पब्लिश कराया गया था, और ये बुक जो है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू टीचिंग और लर्निंग के लिए रिनेशा एरा में एक तरीके से पथ प्रदर्शक का काम किया है इस किताब ने। ये आपके रोजर एस्चाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हक्ल्यूटस प्रोस्थमस और 50 हिल pilgrimages containing a history of the world in sea voyages and land travel by Englishmen and others is written by Richard Hakluyt या सैमुअल पर्चास या सर वाल्टर रेले के बारे में बात कर रहा हूं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां पर कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड में जहां पर हम लोग शी वेजेस के बारे में बातें करते हैं, लैंड ट्रेवल के बारे में बातें, इंग्लिश एंड ऑथर, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, रिचर्ड किसके द्वारा लिखा गया था भाई? इट वाज रिटन बाय सैमुअल पर्चास। हक्ल्यूट ... ट्रेवल बाय इंग्लिश ऑथर एंड ये एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड में इंग्लिश ट्रेवलर्स जो रहे हैं, उनके जर्नी से रिलेटेड ये सारी कंसर्न्स हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, सैमुअल पर्चास जो हैं का जो हक्ल्यूट्स पोस्थमस और पर्चास हिज पिलग्रिमेज containing a history of the world in sea voyages and land travels by the Englishmen and others in 1625 is a massive compendium of travel narratives, most of them concerning the journey of English travelers in the Elizabethan and Jacobean period. So ध्यान रखें आप, B is the correct answer। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। सैमुअल पर्चास के बारे में बात करते हैं और उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और हमने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है, सो दैट यू कुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड सैमुअल पर्चास
का जो ना हेराक्लाइटस पोस्थमस, या जिसको हम लोग परचार्ज हिज पिलग्रिमेज containing history of the world in sea voyages and land travels by Englishmen and others, is a massive compendium of travel narratives, most of them concerning the journey of English travelers in the Elizabethan and Jacobean period. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. Edmund Spenser's The Fairy Queen bears the influence of which one of the following works? आपको ये बताना है कि एडमंड स्पेंसर्स का जो द फेरी क्वीन जो है वो bears the influences of which one of the following works? ये सारे आपके वर्क्स हैं जिसके बारे में आपको बताना है. शायद यू माइट हैव आइडिया अबाउट, जब हम लोग बात करते हैं फेरी क्वीन के बारे में तो सोर्सेज एंड इन्फ्लुएंसेज जो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि यह एडमंड स्पेंसर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन राइटर्स लाइक अरिस्टो, टैसो, होमर, जो क्लासिकल पीरियड के ना रहे, जिसको हीरोइक पीरियड भी बोलते हैं. होमर का ना इलियाड और इलेडी जो पोएम रहा है, प्लेटो, सिसेरो एंड ल्यूक्रेटिस. Spenser's Fairy Queen was modeled on अरिस्टो वर्क और नॉल्डो फ्यूरियोसो. तो यहां पर जो आपको आंसर देना है वो क्या देना है भाई? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सी इज द करेक्ट आंसर. ये अरिस्टो और नॉल्डो फ्यूरियोसो एंड टैसो का ये वर्क रहा है. ठीक है, कौन सा भाई? एडमंड स्पेंसर द फेयरी क्वीन bears the influence. इन लोगों से ये बहुत ज्यादा, इंग्लिश राइटर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिसको मैंने यहां पर आपको अभी बताया. देख सकते हैं फेरी क्वीन. एडमंड स्पेंसर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन राइटर्स, जिसमें से आपके अरिस्टो आते हैं, टैसो आते हैं, बहुत सारे ये लोग हैं. प्लेटो भी इसी में है, वर्गिल, होमर, बहुत सारे लोग हैं. स्पेंसर्स फेरी क्वीन वाज मॉडल्ड ऑन, किस पर मॉडल था भाई? अरिस्टोज वर्क और नॉल्डो फ्यूरियोसो. ठीक है, एरिस्टो का ये वर्क रहा है और नॉल्डो फ्यूरियोसो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. कम लाइव विद मी एंड बी माई लव, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द एबव ऑब्जर्वेशन अपीयर्स. आज हम लोग 15 क्वेश्चंस डील करेंगे और यहां पर ग्रामर वाला पोर्शन भी कराऊंगा जो 15 दिसंबर को पूछा गया. तो वह भी आपको 2023 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस आपके सामने करा दूंगा. वही क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूं. ठीक है, कम लिव विद मी के बारे में बात कर रहे हैं. हीरो एंड लैंडर, वीनस एंड अर्थ. कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द अबव ऑब्जर्वेशन अपीयर. ये कहां पर आपको ये वर्क आपको देखने को मिलता है? कम लिव विद मी एंड बी माई लव. ध्यान रखें, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम सुना होगा आप लोगों ने. नहीं सुना है तो 2-3 चीजें आपको बता देना चाहूंगा, जहां पर एक तरीके से ये जो क्रिस्टोफर मार्लो का एक पोएम था जिसका नाम था द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव. उसी में वो कहते हैं कम लिव विद मी एंड बी माई लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव दैट वैली ग्रूव्स hills and fells, woods or steepy mountain hills, and we will sit upon the rocks, seeing the shepherds feed their flocks by shallow rivers to whose falls melodious birds sing madrigals. ये आपके सामने क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया पोएम है, जिस पोएम का नाम था द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव. क्लियर? तो इसका जो आंसर आएगा वो पता है क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव. ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा. क्रिस्टोफर मार्लो का ये वर्क है और उस पोएम का नाम क्या था भाई? द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव. तो सी इज द करेक्ट आंसर. और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, क्रिस्टोफर मार्लो. गेटिंग मी? यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है इसको आप लोगों को पढ़ना है और थोड़ा सा याद रख लेना है. 2-3 पॉइंट्स ऐसे है ये बड़ा सा पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू प्रोसोपोपोपा.
कई जगहों पे ना ए लिखा गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू प्रोसोपोपोइया। प्रोसोपोपोइया जो है ना मदर हवर्ड्स टेल या कोलिन क्लाउड्स कम होम अगेन या द फेरी क्वीन का अदर टाइटल है, अल्टरनेटिव टाइटल है। मैं यहां पर दो डायमेंशन आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा, और वह यह है कि ना हम लोग जब बात करते हैं मदर हवर्ड्स टेल का ना प्रोसोपोपोइया जो है मदर हवर्ड्स टेल का ही एक ना या अल्टरनेटिव टाइटल है, जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर जो इसका जो टाइटल है ये प्रोसोपोपोइया जो है ये प्रोसोपोपोइया का जो अदर टाइटल है वह मदर हवर्ड्स टेल है। यहां पर ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था, एडमंड स्पेंसर, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मुझे लग रहा है कि यहां पर सभी लोगों को क्लैरिटी हो गया होगा कि हम किस डायमेंशन में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां पर आप लोग देख लेंगे एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था ये वर्क, और ये ना इसी का अदर टाइटल है मदर हवर्ड्स टेल। ये बाय दैट ही एंडेड had his ghostly sermon. The fox was well induced to be a parson, and of the priest Ephsons gan to inquire how to be benefice he might spire. ये वर्क है एडमंड स्पेंसर का। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑफ द 154 सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, द फर्स्ट 1 to 126 और एड्रेस्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। एक चीज आप ध्यान रखें, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपका 1 to 125 जो है, फर्स्ट 126 जो है, यह किसके बारे में डील करता है भाई? यह आपका फेयर यूथ के बारे में, यानी यंग मैन के बारे में डील करता है। यह फेयर यूथ के बारे में डील करता है। लेकिन वहीं पर आप जब बात करते हैं किसके बारे में, अच्छा इसी में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में ना, डार्क लेडी के बारे में, जो सोनेट 127 से लेकर के, और यह पता है कहां तक डील करता है, 152 तक डील करता है। जहां पर डार्क लेडी के बारे में बात करते हैं 127 से लेकर के 152 तक जो सोनेट है वह किसके बारे में बात करता है भाई? डार्क लेडी के बारे में, जिसका कंप्लेक्शन थोड़ा डार्क रहता है, बड़ा ही मिलान, मतलब देखने में खराब लगता है। यह आपका सोनेट यहां से यहां तक डार्क लेडी के बारे में डील करता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं, ये सोनेट जो है 127 से लेकर के 152 तक डील करता है, और यह आपका 1 से लेकर के 126 तक डील करता है, फर्स्ट 126, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि यह है क्या, ठीक है। देख लीजिए आप, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इसको देखें, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यहां पर शायद आपको क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे फेयर यूथ के बारे में। इज द अननेम्ड यंग मैन एड्रेस बाय द डिवोटेड पोएट इन द ग्रेटेस्ट सीक्वेंस ऑफ सोनेट 101 to 126। द यंग मैन इज हैंडसम, सेल्फ सेंटर्ड, यूनिवर्सली एडमायर्ड इन मच शॉर्ट आफ्टर, जिसको मतलब एक तरीके से लोग उसके पीछे दीवाने थे। द सीक्वेंस बिगिंस विद द पोएट अर्जिंग द यंग मैन टू मैरी and father children. Sonnet 1 to 70. It continues with a friendship developing with the poet's loving admiration
which at times is homoerotic in nature. Then comes a set of betrayals by the young man as he is seduced by the dark lady and maintained liaison sonnet 10-10-10। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर दूसरा कंटेंट मैं आपके सामने प्रोवाइड करा देता हूं और वह यह है कि डार्क लेडी सीक्वेंस 127 से लेकर के 150 सेकेंड्स के बारे द मोस्ट डिफाइंड द सोनेट ट्रेडिशन। द सीक्वेंस डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम द फेयर यूथ सीक्वेंस विद इट्स ओवर सेक्सुअलिटी। सोनेट जो है यह बात करता है 151 में। द डार्क लेडी सो कॉल्ड बिकॉज ना उसका जो कलर रहता है ब्लैक हेयर एंड जो थोड़ा सा ना डोन स्किन रहता है। द डार्क लेडी सडनली अपीयर्स इन सोनेट दिस and she and the speaker of the sonnet, the poet, are in sexual relationship। ये अलग अलग डायमेंशन में बातें करता है, इसको आप लोगों को देखना है। she is not aristocratic young, beautiful, that is not aristocratic young, beautiful, intelligent or chaste। her complexion is muddy, her breath reeks and she is ungainly when she walks। oh my god। चलिए ओवरऑल छोड़ देते हैं हम लोग। यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन विच वन ऑफ द थिएटर द स्पेनिश ट्रेजेडी हिरोनिमो इज मैड अगेन प्रेजेंटेड। आपको बताना चाहूंगा यह जो थिएटर था इसका नाम था रोज। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को प्रेजेंट कर देता हूं 2-3 डायमेंशन। और वो यह है कि द स्पेनिश ट्रेजेडी जिसको हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर 2-3 कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं प्रोवाइड करा देता हूं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पेनिश ट्रेजेडी, ये 2-3 पॉइंट आप लोग यहां पर बस ये ध्यान रखें। यह एलिजाबेथन ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस काइट बिटवीन 1582 एंड 1592 के बीच में लिखा गया था। हाईली पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल इन इट्स टाइम। द स्पेनिश ट्रेजेडी एस्टैब्लिश्ड अ न्यू जेनर इन इंग्लिश थिएटर। इंग्लिश थिएटर में एक तरीके से इसका अलग ही पहचान था, ठीक है। और इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। स्पेनिश ट्रेजेडी, यहाँ पर स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस काइड वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द रोज थिएटर इन लंदन अराउंड द ईयर 1587। द रोज थिएटर वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एलिजाबेथन थिएटर्स एट दैट टाइम। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा ना फेमस था एलिजाबेथन टाइम में। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं प्रोवाइड करा देता हूं, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए आप, स्पेनिश ट्रेजेडी हिरोनिमो इज मैड अगेन, इसको आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। और ये बहुत ज्यादा फेमस था ये वर्क। मार्लो का जो टम्बरलेन है वॉज, यहाँ पर देखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय मेनी इंग्लिश बेथन एंड जैकोबियन प्ले राइट्स इंक्लूडिंग जिनसे मार्लो हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, और विलियम शेक्सपियर भी हैं, बेंजामिन जॉनसन हैं। खास करके एलिजाबेथन पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस था यह थिएटर, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्ले की जाती थी रोज थिएटर में। और ये रोज थिएटर में ये स्पेनिश ट्रेजेडी जो प्ले किया गया था वह 1587 के आसपास, अराउंड दिस ईयर। रेडी? चलिए, तो यहाँ पर आपको मैं 2-3 फैक्ट्स आपके सामने में प्रेजेंट करता हूँ, इसको आप लोग ध्यान रख लेना और सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को समझते रहें। कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एंड राइड इन ट्रियम्फ थ्रू पर्सपोलिस, इज इट नॉट ब्रेव टू बी अ किंग, टेकिल्स द above observation appears in which one of the following drama। यह आपको किस ड्रामा में देखने को मिलता है? मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं इस लाइन के बारे में, तो टम्बरलेन द ग्रेट जो क्या नाम है, मार्लो के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। These lines are spoken by the character Tamberlane in Act 2, Scene 1st. The Tamberlane, filled with ambition and lust for power, expresses his desire to conquer and rule over Persepolis, the ancient capital of Persian Empire. The play explored themes of ambition, power, and the consequences of unchecked desire for dominance के बारे में बात। तो टम्बरलेन द ग्रेट, ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया एक वर्क है
उसी में उसी प्ले में आपको यह चीजें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब जो आंसर इसका है वह पता है क्या है भाई, टम्बरलैन ग्रेट सी इज द करेक्ट आंसर। रेडी में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ना इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता हूं और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप लोग देख लेंगे 15 का सी इज द करेक्ट आंसर, और यहां पर आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन। द लाइन यू प्रोवाइडेड आर फ्रॉम द प्ले टम्बरलैन, ये ध्यान रखें, इसको ऐसे में लिख देता हूं, These lines are from the play टम्बरलैन। ठीक है, लग रहा है कि मैंने ही प्रोवाइड कर दिया, ऐसा कुछ मैंने प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था, और यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में भाई, टम्बरलैन द ग्रेट के बारे में। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर टम्बरलैन जो एक तरीके से बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहता है, लस्ट ऑफ पावर, लस्ट फॉर पावर, उसका एक तरीके से ना उसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो अपने डिजायर को एक्सप्रेस करता है और यह कहना चाह रहा है कि मैं कनकर कर लेना चाहता हूँ, रूल करना चाहता हूँ पर्सिया का, जो पर्सियन एम्पायर का जो कैपिटल है पर्सिपोलिस पर, वह पर्सिपोलिस पर क्या करना चाहता है, एक छत्र राज करना चाहता है, जो उस समय उस जमाने में पर्सियन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, एंशिएंट कैपिटल। The play explored themes of ambition, power and consequences of unchecked desire for dominance। एक तरीके से वहां पर राज करना चाह रहा है। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डील करूंगा, और अभी के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वाइब्रेंट पार्टिसिपेशन। और इसमें चूंकि बहुत सारी चीजें करानी है, इसलिए एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। आई विल प्रेजेंट ईच एंड डायमेंशन, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट करनी है, देख सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का डिवाइन टीचिंग से जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर स्विंगिंग बाय एंड dropping in. By the way, you all are smart enough to understand. Stay blessed, stay inspired. Good at bubbling smile. This is Rajesh Yadav signing out of the session. Bye bye. Take care.